गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हमने बेटा 6 रूल्स हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। आज हम बेटा शुरू करेंगे सेकेंडरी रूल्स। 2 रूल्स हैं बेटा, छोटे छोटे से रूल्स हैं। ध्यान से मेरी बात बेटा समझनी है बस। बेटा सेकेंडरी रूल्स, एक बात अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही बताई थी कि सेकेंडरी रूल्स को अप्लाई तभी करना है जब प्राइमरी रूल्स अराइव करके आप लॉ को इंटरप्रेट ना कर पाओ। मतलब अगर प्राइमरी रूल्स आपको सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं तो इन दैट केस यू कैन रिजॉर्ट टू सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है बेटा, 2 रूल्स हैं हमारे पास सेकेंडरी रूल्स में। पहला है नोसाइटर ए सॉसिस। ठीक है, नोसाइटर ए सॉसिस, जिसको हम अगर लैटिन वर्ड है बेटा, जिसको अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग है बेटा इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से मेरी बात समझनी है। देखो बहुत सिंपल रूल है बेटा, ध्यान से देखना है बस। बेटा पता है क्या, नोसाइटर ए सॉसिस ये कहता क्या है, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड is judged by the company it keeps। बेटा ये लाइन सुन के ना बेटा मेरे को एक बहुत पॉपुलर बेटा फ्रेज मुझे याद आ गया। क्या फ्रेज है ये? फ्रेज बेटा लिखना चाहोगे तो ये लिखना, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो पर्सन की पहचान बेटा किससे होती है? उसके फ्रेंड सर्कल से उसकी पहचान होती है, उसकी कंपनी से उसकी पहचान होती है बेटा। तो अगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में जानना है बेटा तो उसके फ्रेंड सर्कल को जानना जरूरी है। जिस टाइप का फ्रेंड सर्कल होगा पर्सन बेटा उसी टाइप का माना जाता है। बेटा आपने जैसे ना कई बार इस टाइप के एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे एक बार है बेटा, बार में 4 दोस्त बैठे हुए हैं बेटा, बहुत टाइम के बाद मिले हैं। 3 उनमें से 3 तो ऐसे हैं जो लिकर कंज्यूम कर रहे हैं और चौथा जो है बेटा वो लिकर वगैरह कुछ कंज्यूम नहीं करता, वो एप्पल जूस बेटा पी रहा है। लेकिन बेटा एक बात, लॉजिकल बात है, आप बार में बैठे हो, 3 दोस्त लिकर पी रहे हैं तो बेटा चौथे को माना जाएगा कि वो भी लिकर कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज बेटा ये फ्रेज अप्लाई करता है, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप बेटा किसी बार में दूध का ग्लास भी लेके बैठ जाओ बेटा तब भी फर्क नहीं पड़ता, माना जाएगा कि आप लिकर ही कंज्यूम कर रहे हो। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? ऐसे ही बेटा कुछ मतलब ना यहां पर है नोसाइटर ए सॉसिस का। नोसाइटर ए सॉसिस भी ऐसा ही कहता है कि जो वर्ड होता है ना, जो वर्ड होता है, अगर आपको जानना है ना कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको यह जानना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो उसके कंपनी में जो वर्ड्स हैं ना, उसके लेफ्ट पे उसके राइट पे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझो। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग जानना है तो वर्ड का मीनिंग जानने के लिए उसके आजू बाजू जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके मीनिंग को समझना जरूरी है। अगर आपको बेटा ये वर्ड जिन वर्ड्स की कंपनी में है, ये वाला वर्ड जिन वर्ड्स की कंपनी में है, वो वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको समझ आ गया ना तो आपको इस वर्ड का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे बेटा, आपको क्लियर होगा, ध्यान से। व्हेन 2 or more words which are capable of similar or parallel meaning are coupled together। मतलब बेटा आप उन्हें एक साथ यूज कर रहे हो। बेटा सपोज मैंने ना कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखी है, वर्ड लिखा, कॉमा वर्ड,
कॉमा वर्ड, ऐसे लिखा बेटा। ठीक है, तो बेटा मुझे इस वर्ड का क्या जानना है बेटा, मीनिंग जानना है इस वाले वर्ड का। तो मैंने क्या कहा, इस वर्ड का मीनिंग जानने के लिए आपको पहले ये वर्ड जिस कंपनी में है उन वर्ड्स का मीनिंग जानो। मतलब पहले आप बेटे इस वर्ड का मीनिंग जानो, इस वर्ड का मीनिंग जानो। इनका मीनिंग पता चल गया ना बेटा आपको, तो आपको इसका मीनिंग खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, एक और पॉपुलर फ्रेज मुझे याद आ रहा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है बेटा, यहां पर अप्लाई करता है, ये देखो, दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर एंड आर गिवन अ सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग। तो बेटा ये जो वर्ड्स है ना जो एक साथ यूज करे जाते हैं बेटा, ये एक दूसरे का रंग लेते हैं बेटा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और इन्हें एक मीनिंग दिया जाता है बेटा। जैसे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूं बेटा, ये देखो, जैसे बेटा आप इमेजिन करो कहीं पर लिखा हुआ है कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड टॉयलेट गुड्स, ये लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, जैसे कोई शॉप है, शॉप ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि हम लोग किस में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में और टॉयलेट गुड्स में। हम किस में डील करते हैं, हम डील करते हैं कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में एंड टॉयलेट गुड्स में। ठीक है, मुझे जानना है कि यार ये शॉप कह रही है मैं परफ्यूम्स में डील करती हूं, तो कौन से परफ्यूम्स में ये डील करती होगी बेटा? ये डील करती होगी उन परफ्यूम्स में विच आर रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, या उन परफ्यूम्स में विच आर रिलेटेड टू टॉयलेट गुड्स। मतलब बेटा हो सकता है परफ्यूम्स रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, मतलब हो सकता है ये डिओड्रेंट्स में डील करती हो, या ये टॉयलेट गुड्स में डील करती है, मतलब परफ्यूम्स रिलेटेड टू टॉयलेट गुड्स, मतलब जैसे ओडोनिल है ना बेटा। तो परफ्यूम्स का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन परफ्यूम्स? तो बेटा परफ्यूम का जो कलर होगा ना, वो परफ्यूम कलर कॉस्मेटिक और टॉयलेट गुड्स से लेगा बेटा। मतलब कौन से परफ्यूम्स में डील करते हो आप, परफ्यूम्स रिलेटेड टू आइदर कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स। तो परफ्यूम अपना कलर कॉस्मेटिक्स से लेगा और टॉयलेट गुड्स से लेगा। आजू बाजू जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, उनसे कलर लेगा बेटा। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि धूप, अगरबत्ती, बेटा धूप अगरबत्ती ये भी तो परफ्यूम्स ही हैं भाई। फर्क इतना है ना, छिड़के नहीं जाते हैं, जलाए जाते हैं। अच्छा, कूलर में परफ्यूम्स डाले जाते हैं बेटा, तो कूलर परफ्यूम्स में तो डील नहीं करते होंगे ना, क्यों नहीं? एक बात आओ, जिसने लिखा है मैं कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, हम परफ्यूम्स में डील करते हैं, टॉयलेट गुड्स में डील करते हैं, उनकी शॉप पे जाओगे धूप मांगने, कहोगे 2 पैकेट अगरबत्ती के दे दो, धूप के दे दो? नहीं बेटा, याद रखना वो कौन से परफ्यूम से डील करेंगे विच आर रिलेटेड टू आइदर कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स। तो वो धूप में डील नहीं करेंगे बेटा, अगरबत्ती नहीं बेचेंगे, कूलर परफ्यूम्स नहीं बेचेंगे। तो एक वर्ड अपना कलर किससे लेता है बेटा? आजू बाजू वाले वर्ड से। अच्छा, अब जैसे बेटा मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे बेटा हम ना वर्ड कई बार लॉ में वर्ड यूज करते हैं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में बेटा 3 चीजें आती हैं, बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा है कि एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है बेटा। डिस्पेंसरी है मतलब प्रोफेशन, डॉक्टर है ना, मतलब प्रोफेशन। क्या चैरिटेबल डिस्पेंसरी विल बी कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट? वेदर चैरिटेबल डिस्पेंसरी विल बी कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और नॉट? तो मैंने कहा
पहले प्रोफेशन वर्ड में क्या क्या आएगा वो समझो, तो आपको पता चल जाएगा कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी इज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और नॉट, कि प्रोफेशन में क्या क्या आएगा। उसके लिए क्या देखोगे बेटा, प्रोफेशन के आजू बाजू जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, बिजनेस, ट्रेड। और बेटा जब हम बिजनेस और ट्रेड की बात करते हैं ना बेटा, तो हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की बात करते हैं, क्योंकि बेटा बिजनेस का मोटिव, बिजनेस करने का मोटिव एक ही होता है और वो है प्रॉफिट कमाना। जबकि बेटा ये डिस्पेंसरी क्या है, चैरिटेबल। क्या ये बेटा कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएगी? नहीं बेटा। वैसे भी जो वर्ड बेटा कमर्शियल होता है, कमर्शियल मींस आप प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है। तो याद रखना, ऑल्दो डिस्पेंसरी है, लेकिन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, बिकॉज बिजनेस और ट्रेड दोनों प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, तो प्रोफेशन को भी प्रॉफिट मेकिंग ही माना जाएगा। प्रोफेशन अपना कलर बिजनेस और ट्रेड से लेगा बेटा, तो बिजनेस और ट्रेड प्रॉफिट मेकिंग है तो प्रोफेशन भी प्रॉफिट मेकिंग है, और चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। तो देख रहे हो बेटा आप, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स बेटा एक साथ यूज करे जाते हैं ना, तो वो सारे वर्ड्स एक दूसरे से अपना कलर लेते हैं। ऐसे बेटा मैं और आपको अगर एग्जांपल दूं, आपने बेटा सेक्शन 194J पढ़ा है इनकम टैक्स एक्ट में, टीडीएस से रिलेटिंग, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस। तो मैं जरा उस पर थोड़ा सा बेटा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। बेटा 194J जो है वो बात करता है टीडीएस ऑन टेक्निकल सर्विसेज पे। प्रोफेशनल भी कवर्ड है, टेक्निकल भी कवर्ड है। खैर मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं। तो सेक्शन 194J टॉक्स अबाउट टेक्निकल सर्विसेज। और बेटा जब मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 उठा के देखा कि टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या आता है, तो उन्होंने कहा टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल तो आई गई, एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब मैनेजरियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी टेक्निकल सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। तो टेक्निकल सर्विसेज में टेक्निकल सर्विसेज तो आएंगी ही आएंगी, मैनेजरियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आएंगी। तो अब टेक्निकल सर्विसेज में बेटा देखा जाए तो 3 सर्विसेज आ गई। कौन कौन सी बेटा बताओ? मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी। तो आपके सेक्शन 194J में जो एक्सप्रेशन टेक्निकल सर्विसेज उन्होंने यूज किया, उसमें 3 सर्विसेज आ गई। टेक्निकल तो आएंगी, मैनेजरियल भी आएंगी और कंसल्टेंसी भी आएंगी, ठीक है। चलो अब याद रखना, नोसाइटर सॉसेस क्या कहता है, जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स एक साथ यूज करे जाते हैं ना, देन दे टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे का रंग अपने ऊपर चढ़ाते हैं बेटा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुना बेटा। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इंटरनेट कनेक्शन एंड पोर्ट एक्सेस सर्विसेज, ठीक है, क्या ये टेक्निकल सर्विसेज, क्या ये टेक्निकल सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज बेटा? इंटरनेट कनेक्शन एंड पोर्ट एक्सेस सर्विसेज, क्या इन्हें टेक्निकल सर्विसेज माना जाए या ना माना जाए? तो मैंने कहा यार कह नहीं सकते। सुनो सुनो ध्यान से। मैंने कहा यार टेक्निकल में क्या क्या आता है, एक काम करते हैं, टेक्निकल वर्ड का मतलब समझने के लिए पहले समझते हैं मैनेजरियल और कंसल्टेंसी, ठीक है। तो बेटा मैंने एक कॉमन बात नोटिस करी। कॉमन बात पता है क्या? कि मैनेजरियल सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है ना, दे रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट।
मैनेजरियल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है, अगर कोई आपको मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो भी ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है। लेकिन इंटरनेट एंड पोर्ट एक्सेस सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन एफर्ट। इनमें ह्यूमन एफर्ट नहीं लगता बेटा। इंटरनेट कनेक्शन ये तो बेटा सर्वर के थ्रू, मॉडेम के थ्रू हो रहा है, नो ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो मैनेजरियल सर्विसेज दे रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट, कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। तो याद रखना टेक्निकल सर्विसेज में भी कौन सी सर्विसेज कवर होंगी, विच रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। बेटा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। जब मैनेजरियल में ह्यूमन एफर्ट है, कंसल्टेंसी में ह्यूमन एफर्ट है, तो टेक्निकल में भी वही सर्विसेज आएंगी विच रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। और इंटरनेट कनेक्शन एंड पोर्ट एक्सेस सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। इसलिए बेटा इन्हें टेक्निकल सर्विसेज माना नहीं जाएगा। They will not be considered as technical services। और जब टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, नो TDS बेटा अंडर सेक्शन 194J। ये बताओ बेटा जो मैंने कहा समझ आया सबको? तो बेटा जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं ना, तो वो सब वर्ड्स एक दूसरे से अपना कलर बदलते हैं बेटा। एक और एग्जांपल बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ना बेटा वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं, कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। जैसे एक गाइडलाइन मैंने आपको लिखवाई है कि इन अ फैक्ट्री ऑल फ्लोर्स, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस, गैंगवेज शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब बेटा उन्होंने एक बात कही है फैक्ट्रीज एक्ट में, सेफ्टी रूल्स में उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट के, जहां पर वर्कर्स का मूवमेंट होता है ना, जैसे जो ये पैसेज है बेटा, इसमें वर्कर्स का क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो उन्होंने कहा है ये जो मूवमेंट के रास्ते हैं ना, इन्हें फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इन रास्तों में कुछ सामान रख दो, वर्कर गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, ठीक है, जान का नुकसान हो सकता है। तो बेटर ऑफ है जितने भी फ्लोर्स हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियां, स्टेयर्स, पैसेजेस, गैंगवेज, इन सब को आपको फ्री रखना है फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए ताकि वर्कर्स फ्रीली मूव कर पाए, किसी को कोई जान मान का नुकसान ना हो, चोट चोट ना लगे, ठीक है। ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है। अब उन्होंने वर्ड कहा फ्लोर, है ना, तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया। क्या ये बेटा मेरी फैक्ट्री में ही ना एक ये गोडाउन है जहां पर सामान स्टोर होता है, सामान स्टोर होता है बेटा। फ्लोर तो इसमें भी है बेटे, ये रहा फ्लोर ही तो है ये। तो उन्होंने कहा था फ्लोर इज टू बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो वेयर हाउस का स्टोर है, क्या इस पे भी कुछ स्टोर नहीं करना है बेटा? मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा एक गोडाउन है, स्टोरेज के लिए ही है, सामान रखने के लिए ही है, वहां पर भी सामान नहीं रख सकता क्या बेटा? उन्होंने कहा था फ्लोर पे नहीं रखना है। कौन से फ्लोर पे नहीं रखना है ये कुछ बताया हुआ नहीं है बेटा। तो जो फ्लोर स्टोरेज के लिए ही यूज हो रहा है, मतलब जो गोडाउन का फ्लोर है, वेयर हाउस का फ्लोर है बेटा, आउट हाउस का फ्लोर है, क्या वहां पर भी कोई सामान नहीं रख सकता क्या बेटा? तो उन्होंने कहा नहीं। हम कौन से फ्लोर की बात कर रहे हैं ये तो समझो ना। हम उस फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम उस, देखो ना, ये देखो बेटा, फ्लोर का मतलब ना, इससे समझो ना, स्टेप से, स्टेयर से, पैसेजेस से, गैंगवेज से। तो हम उस फ्लोर की बात कर रहे हैं विच इज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। और गोडाउन के थ्रू मूवमेंट थोड़ी ना होता है वर्कर्स का। तो हम कौन से स्टेप्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से स्टेयर्स की, कौन से पैसेजेस की, कौन से गैंगवेज की बात कर रहे हैं बेटा? विच इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। बेटा ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। तो हम
उसी फ्लोर की बात कर रहे हैं जिनके थ्रू मूवमेंट होता है, जबकि गोडाउन का जो फ्लोर होता है वहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। पक्का? तो क्या ये वाला रूल गोडाउन के फ्लोर के ऊपर भी अप्लाई करेगा? नहीं बेटा, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अबव प्रोविजन। रूल ऑफ नोसाइटर ए सॉसेस शैल नॉट अप्लाई। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ये तो खैर बेटा लाइन काट दो, आप कट कर देना। मेरे को बताओ बेटा, बात समझ आई? ये आपका पूरा है बेटा नोसाइटर ए सॉसेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से सबको रूल्स क्लियर हो रहे हैं सारे। चल फिर लास्ट रूल करते हैं बेटा, उतना ज़्यादा वैसा नहीं है कुछ, इसमें खास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। इफेक्ट ऑफ यूसेज पढ़ो जरा बेटा। वेयर द वर्ड्स ऑफ अ डीड, मतलब लॉ से मतलब है बेटा मेरा, आर एम्बिगुअस मतलब वेग। तो बेटा उस केस में एक बात तो क्लियर है ना, अगर वर्ड्स वेग हैं तो आप लिटरल मीनिंग तो यूज नहीं कर पाओगे। तो उस केस में उसने कहा द कोर्ट may refer to the acts done in pursuance of such deed as a clue to the intention of the parties। बेटा अब देखो इसमें खास कुछ बात नहीं है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा ये जैसे कोई नया रूल आया है बेटा, कोई नया लॉ आया है, तो उस नए लॉ को आए हुए से 10 साल हुए। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ आया था आज से 10 साल पहले, 10 साल हो गए उस लॉ को आए हुए। तो इफेक्ट ऑफ यूसेज कहता है कि आप थोड़ा सा ना पास्ट में जाओ और ये समझो कि इन 10 सालों में पिछले 10 सालों में जब से ये लॉ आया है, क्या क्या एक्ट्स इस लॉ को लेके कमिट करे गए हैं, क्या क्या एक्ट्स पे बेटा केस लॉस आ जाते हैं, जुडिशियल डिसीजंस आ जाते हैं। बेटा पता है क्या होता है, कई बार ना कोई चीज एक कस्टम बन जाती है। कई बार कोई चीज एक क्या बन जाती है बेटा? कस्टम बन जाती है, एक ट्रेंड सा बन जाता है। तो आप क्या करो, अगर आपको लॉ को समझना है ना, तो पहले उस कस्टम को, उस ट्रेंड को समझो, उस ट्रेडिशन को समझो। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस लॉ को देख के, उस लॉ को यूज, जब से वो लॉ आया है उसको यूज कैसे किया जा रहा है, क्या क्या एक्ट्स लोगों ने उस लॉ के रिलेशन में कमिट किए हैं, क्या केस लॉस हुए हैं, क्या जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं, उनको रेफर करो। आपको बेटा उस लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ आएगा। देयर एक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस इन द सोसाइटी। तो उनके एक्ट्स जो हैं वो अल्टीमेटली बेटा किस पे डिपेंड करेंगे? प्रैक्टिसेस पे, ट्रेडिशंस पे, कस्टम पे, ट्रेंड पे। ठीक है बेटा, उसने कहा है द प्रिंसिपल ऑफ यूसेज इज बेस्ड ऑन 2 मैक्सिम्स। बेटा ये 2 मैक्सिम हैं, याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं। ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेसेस्ट कॉन्स्टिट्यूड। ठीक है बेटा, याद रखना पड़ेगा बेटा स्पेलिंग के साथ। दिस मीन्स दैट कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। मतलब बेटा अगर आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन समझना है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, जब से वो लॉ आया है, और ये देखो कि लोगों ने उस लॉ के रिलेशन में क्या एक्ट्स कमिट करे हैं, और उनके एक्ट्स अल्टीमेटली बेटा कस्टम पे, ट्रेडिशन पे, ट्रेंड पे, प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है, जैसे डाउरी हो गया। ठीक है बेटा। फिर दूसरा जो बेटा मैक्सिम है वो है कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिशियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। बेटा याद करना पड़ेगा, लिखो, बार बार लिखो बेटा। एक्सपोजिशियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। ठीक है बेटा, क्या कहता है ये?
दिस मीन्स दैट इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस, कोर्ट शैल पे ड्यू रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन that the language of the act has received over a long period of time। बेटा ये देखो ना, 10 सालों में लोगों ने उस लॉ को लेके क्या क्या रिएक्शंस दिए, लोगों के दिमाग में उस लॉ को लेके क्या थिंकिंग है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस लॉ को लेके, कस्टम ट्रेडिशंस क्या है बेटा सोसाइटी में। इन अदर वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। और बेटा लॉ एक बात साफ साफ कहता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना हमारी सोसाइटी की कस्टम ट्रेडिशन बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कह रहा है जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, लोग जो ओपिनियन रखते हैं उस लॉ को लेके, वही ओपिनियन आप रखो, आप उस ओपिनियन को चेंज मत करो बिल्कुल भी, पक्का। वो अब देखो वो लॉ ना अब क्या बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है, वो एक कस्टम बन चुका है, एक प्रैक्टिस बन चुकी है, एक ट्रेंड बन चुका है। और आपको भी बेटा फ्लो में बहना है। लोग कह रहे हैं बेटा, लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, लोग कह रहे हैं ये लॉ ये कहता है, ठीक है, हाँ यही कहता है, 10 साल से बेटा यही प्रथा चलती आ रही है। बेटा आपने सुना है ना, आज भी बेटा शाम को सूरज ढलने के बाद बेटा झाड़ू लगाना घर में कभी नोटिस करना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना बेटा मना करते हैं। आज भी बेटा कस्टम चल रहा है, पता है आपको ये ऐसा होता क्यों मना करते हैं? थोड़ा सा चलूं फ्लैशबैक में। बेटा एक्चुअल में क्या होता था पुराने जमाने में, आज तो जैसे मल्टी स्टोरीड मकान होते हैं बेटा, पुराने ज़माने में मल्टी स्टोरीड मकान नहीं होते थे, एक ही फ्लोर का घर होता था। उसमें बेटा कुछ ऐसे होता था, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बना के बताता हूँ। ये देखो, एक ही फ्लोर का घर होता था बेटा, उसमें ना कुछ कमरे होते थे बेटे। आपने कभी पंजाबी मूवीज़ बेटा देखी हो तो उसमें नोटिस करना, एक एक कमरे होते थे, एक ही फ्लोर होता था, कमरे होते थे बेटा। और आगे ना बहुत बड़ी सी बेटा, आजकल तो वर्ड बोलते हैं ना लॉबी, चौबारा बोलते थे बेटा, ओपन चौबारा, जहां पर बेटा सब अपना परिवार मंजी मुंजी डाल के बेटा बैठते थे। वहीं पर खाना चल रहा है, मन करा तो वहीं पर चादर डाली, वहीं पर सो गए खुले आसमान के नीचे। तो ये सिस्टम होता था बेटा बहुत पुराना। बेटा उस टाइम पे क्या मानना होता था कि जब सूरज ढलता है ना, जब सूरज बेटा ढलता है, और आप जब, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा, अब इमेजिन करो, एक सिचुएशन इमेजिन, और मैं थोड़ी सी हो सकता है बात आपको लगे कि वियर्ड है, लेकिन एक्चुअल केस है बेटा। उस टाइम पे क्या होता था, जैसे इमेजिन करो किसी के पैसे ज़मीन पे गिर गए, इमेजिन करो किसी के पैसे ज़मीन पे गिर गए, या किसी के सपोज किसी लेडी की कान की बाली, ठीक है, या टॉप आपका नीचे गिर गया, सोने के होते थे बेटा। तो लोगों के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उनके दिमाग में थिंकिंग क्या होती थी कि जो पैसे पूसे नीचे गिर जाते हैं ना बेटा, नीचे जो पैसे, या कोई पेज गिर गया बेटा टॉप का, या कोई कान की बाली गिर गई, कुछ इस टाइप से कोई ज्वेलरी गिर गई आपकी छोटी सी, तो जब आप उसे रात के टाइम में सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाओगे ना, झाड़ू लगाओगे तो वो भी बाहर चली जाएगी, वो भी बाहर चली जाएगी भाई। झाड़ू लगाते 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 वो भी बाहर, आपको दिख तो रहा नहीं है, तो आप जब झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी साथ ही साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। तो कहते हैं कि अगर आप शाम को सूरज ढलने के बाद झाड़ू देते हो ना, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। क्यों कहते हैं बेटा लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है? इसी ट्रेडिशन की वजह से बेटा, क्योंकि उन्हें लगता था अगर आप झाड़ू लगाओगे और कोई पैसे या कोई ज्वेलरी का कोई पीस नीचे गिरा हुआ है, तो वो झाड़ू के साथ साथ, कूड़े के साथ साथ बाहर निकल जाएगा, तो लक्ष्मी जी जाती हैं। तो बेटा एक बात है कि ये जो है ना, ये एक कस्टम बन गया बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ट्रेडिशन बन चुका है, एक प्रैक्टिस बन चुकी है, जिसे आज तक बेटा, आज तक घरों में बेटा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यूज करके चलते हैं। और जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन बेटा ये चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती जा रही हैं, बदल नहीं सकते बेटा। ये कस्टम्स बन चुके हैं, ये ट्रेडिशंस बेटा हमारे बन चुके हैं। आज भी बेटा, आज भी
मुंह से, सुनो, आज भी टचवुड करते हैं बेटा। मतलब इमेजिन करो आप, हम कौन सी सेंचुरी में हैं, लेकिन मुंह से अगर कुछ निकल जाए तो सबसे पहले ढूंढते हैं क्या? वुड, टच वुड। बेटा टच वुड से क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन एक कस्टम है, एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशन है जो बेटा चलता आ रहा है, और लॉ कहता है आपको उस फ्लो में ही बहना है। वही कस्टम, वही ट्रेडिशन, वही प्रैक्टिस, वही ट्रेंड जो लोग फॉलो करते आ रहे इतने सालों तक, आपको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? जो लोगों का एक बार ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशन को बदलने की कोशिश मत करो। समझ आया बेटा? तो बेसिक लॉ है इफेक्ट ऑफ यूसेज। इसी के साथ बेटा आपके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बेटा खत्म होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे 8 रूल्स हमने करे हैं, सबको क्लियर हुए? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।